अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल हम देखते हैं जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ कहते हैं कि कमिंग सितंबर एंड अक्टूबर में पटिशन्स फाइल होंगी और उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन रिजल्ट है फरवरी 8 का उसको कालअदम करार दे दे। भाई इसमें इतना ज़्यादा खौफ क्यों है, डर क्यों है? सितंबर अक्टूबर में काजी फैज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं तो इनको ये डर है कि जो नई सुप्रीम कोर्ट अंडर मंसूर शाह साहब के होगी उसमें पटिशन्स फाइल करेगी पीटीआई और चैलेंज करेगी फरवरी 8 के इलेक्शंस को, जो कि ऑलरेडी डूबियस हैं और उसके नतीजे में हो सकता है इस गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाए। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ का जो ये एप्रीहेंशन है वो अनफाउंडेड नहीं है, क्योंकि फरवरी 8 के इलेक्शन में जो हुआ वो सबके सामने है। जिस तरह से मैसिव लेवल पे रिजल्ट रिग हुए, फॉर्म 45 की कंट्रोवर्सी आई और पीएमएल नून गोइंग बाय दैट फॉर्म 45 17 सीट्स के साथ उनको गवर्नमेंट दी गई। तो जैसे कह लें कि ख्वाजा आसफ का परेशान होना, डरना, घबराना बिल्कुल बनता है और उनकी फ्रस्ट्रेशन क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें कि जो एडहॉक जजेस की कंट्रोवर्सी है सुप्रीम कोर्ट में, काजी फैज़ ईसा साहब लगाना चाह रहे हैं। अपेरेंटली उसमें कहा तो यही जा रहा है कि जो बहुत बड़ा बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में केसेस का, उसको वो हेल्पफुल होंगे उसको सी थ्रू करने में। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, डॉक जजेस आ जाएंगे तो क्या गवर्नमेंट जो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रही है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये मूव आई है एग्जैक्टली रिजर्व सीट के डिसीजन के बाद, जिसको ऑलरेडी पीएमएल नून ने पॉलिटिकल डिसीजन करार दिया और इवन मरियम नवाज साहबा ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फ्रंट फुट पे जाके इसको कहा कि जजेस ने अपने ज़मीर बेचे हैं और एक उस पार्टी को जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, पीटीआई की वो बात कर रहे हैं, उनको ये सीटें अवार्ड की गई हैं, रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड मिनॉरिटीज़। तो इवेंचुअली एडॉक जजेस का मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? और अभी आपके सामने है, कुछ जजेस को इन्होंने अप्रोच किया है, 2 जजेस ने इस पर अपनी कंसेंट दी है कि ठीक है वी एग्री टू ज्वाइन यू, लेकिन इसमें से कपल ऑफ जजेस ऐसे भी हैं रिटायर्ड जजेस जिसने रिफ्यूज़ किया है। प्रोग्राम में हम आगे बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं पीएमएल नून के प्रेसिडेंट हैं और कहा यही जाता है कि वो गवर्नमेंट जो पीएमएल नून की सेंटर में है, पंजाब में है, वो सारे के सारे डिसीजन उनके मशवरे से करती है। तो नवाज शरीफ साहब हैं कहाँ पे इस वक्त? नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल सीन से तो आउट हैं, लेकिन मौजूद हैं वो मरी में, मरी की ठंडी फिज़ाओं में है, क्योंकि लाहौर में तो बड़ी गर्मी पड़ रही है। तो मरी में वैसे ही मियाँ साहब कहते हैं कि लाइक माई सेकंड होम, मैं बहुत पसंद करता हूँ मरी में रहना। तो क्यों पॉलिटिकल सीन से आउट हैं इस पे हम बिल्कुल जानेंगे हम अपने गेस्ट के साथ। तो और साथ साथ हम आखिर में हम बात करेंगे जो कल का डिसीजन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि जी फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको हम मनोमन तस्लीम करते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इट मीन्स कि हम इसकी रिव्यू में नहीं जा रहे, गवर्नमेंट एक तरफ से जा रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पे नहीं जा रहा। इससे पहले ख़बरें चल रही थी स्पेशली सोशल मीडिया पे, जिसे कह लें कि पूरा ख़बरों का ज़्यादातर जाली खबरों का बाज़ार गर्म था, जिसमें कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन इसको रिफ्यूज़ कर देगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो अनारकी है कंट्री में, कानून ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कोई मानेगा, कंट्री फंक्शन कैसे करेगा? तो ये पॉसिबल नहीं था, इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट या तो इसको चैलेंज करें या इसको एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक फील्डिंग लगा रही है, रिव्यू में भी चली गई है और पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करने का उसका पूरा प्रोग्राम है। तो इन दैट सिनेरियो तो इलेक्शन कमीशन का यही मामला बनता था। सो लेट्स सी कि वो कब जो है पीटीआई की जो अराउंड 80 रिजर्व सीट हैं नेशनल असम्बली में और केपी में प्लस पंजाब में वो नोटिफाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट जमा करवाना है। आई थिंक कुछ का उन्होंने जमा करवा दिया, बाकी का वो करवाएंगे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रिव्यू पटिशन है अगेंस्ट दैट वर्डिक्ट ऑफ 8/5,
तो वो तकरीबन 2 माह के बाद लगेगा क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां हैं उसमें। तो इन सब मामला पे हम जो है चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमने दावत दी है रबिया बाजवा साहिबा को। रबिया बाजवा साहिबा जो है माहिर कानून है और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार है, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ट्रिब्यून से वाबस्ता है रमीज़ खान साहब। तो इनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रबिया बाजवा साहब, आप हमारे साथ हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम रबिया बाजवा साहब। थैंक यू सो मच जी। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि जो है सितंबर अक्टूबर जब काजी फैज ईसा साहब रिटायर होंगे, बाय दैट टाइम काफ़ी सारी पिटिशंस आएंगी और हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट को कालअदम करार दे दिया जाए। तो रबिया साहब ये बताइएगा कि इतना डर खौफ क्यों है PML नून की गवर्नमेंट को, ख्वाजा साहब को, कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन आने के बाद जो रिजर्व सीट पे आया है, तो इनका ख्याल है कि आगे चल के ये जो फरवरी 8 का इलेक्शन है ये भी फारिग हो सकता है क्योंकि फॉर्म 45 की कंट्रोवर्सी इज ऑलरेडी ओवर देयर। जी देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये जो सारे लोग खौफजदा लोग थे, इनको इकट्ठा करके हुकूमत तश्कील दी गई। इनका खौफ ही है जिसकी वजह से इनसे जबरदस्ती हर वो काम कराया जा रहा है जो कि जमहूरियत के नाम पे थपा है। और दूसरी बात यह कि इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। आपने देखा कि एक रिग्ड इलेक्शन से भी आगे जाके एक इंजीनियर्ड इलेक्शन के जरिए इन लोगों को लाए हैं, और इनके पास जो इस वक्त PDM की हुकूमत है, PDM 2 जो है PDM 1 की तरह इनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, और इसी वजह से ये खौफजदा है क्योंकि हर रोज इनके लिए एक नया खौफ लेकर आता है कि शायद ये अपनी मुलाजमत से, मैं हुकूमत नहीं कहूंगी, ये अपनी मुलाजमत से फारिग हो जाएं। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है जैसे आपने खुद फरमाया, और मेरा ख्याल है कि ये हम लोग हमेशा डिमांड भी करते रहे हैं कि जो इस नौयत के केसेस हैं, आला अदलिया को चाहिए कि उनके ऊपर तवज्जो दें क्योंकि पूरा निज़ाम उसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड होता है, तो उनको सुना जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है और इन केसेस को नहीं सुना जा रहा, जिस वजह से क्योस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इंस्टेबिलिटी जो है मुल्क के अंदर वो ज्यादा हो रही है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो ये है कि ख्वाजा साहब का सिर्फ डर जजेस को लेके ही नहीं है कि वो जो इन्होंने फरवरी 8 में किया है, ये खुद आपके सामने इनका अपना जीतना भी क्वेश्चनेबल है। कोई 70,000 की लीड से रेहाना डार से था पहले जो रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर्म 45 को, तो हार गए थे, तो ये अभी तक उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। इनको साथ में डर ये भी है, जो फिंच की रिपोर्ट आई है कि अगर PML नून के सेटअप को घर भेज दिया जाता है तो केयर टेकर सेटअप आ जाएंगे। तो इसी पे कमेंट करते हुए इन्होंने कहा जी वो तो बिल्कुल शेरवानियां सलवा के तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए, तो वो शायद मोहसिन नकवी की तरफ इशारा हो कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो इनको दोनों तरफ से डर है, मतलब कुछ स्टैब्लिशमेंट को लेके भी कि कोई आगे चल के इनके साथ डबल गेम ना हो जाए कि इनको बैठाया गया था, अब ये डिलीवर नहीं कर पाए तो जाएं जी आप घर जाएं, तो केयर टेकर सेटअप आ जाए और फिर वो मतलब वो जिस तरह से चलता है वो तो सबके सामने है। दुरुस्त हमारे यहाँ असल में बात ये है कि ये इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है कि इन्होंने कोई कौम को डिलीवर करना है या आवाम को डिलीवर करना है। इन्होंने जिनको डिलीवर करना था, जिनकी ये मुलाजमत कर रहे हैं, उनको तो ये बखूब मतलब डिलीवर कर रहे हैं। इनको ऐसी ना तो कोई कमिटमेंट है, अगर होती तो मेरा ख्याल है 40 साल 45 साल बाद हुकूमत करने के बाद जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो सबसे पहले डट के खड़ा होना चाहिए था उस मुदाखलत के खिलाफ जिसने सैबोताज किया हुआ पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इसी चीज पे होता है कि आप 1 साल या 2 साल की हुकूमत के लिए अपने कारकुनों को भी मायूस करते हैं, मुल्क के अंदर मायूसी पैदा करते हैं और आप हुकूमत की बजाय मुलाजमत करने आते हैं। तो ये चीजें सारी अफसोसनाक है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें जो बाकी ममालिक हैं वो किस तरह आगे को जा रहे हैं और हम एक स्टेटस को का शिकार है, बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। रबिया साहब, ये जो एडहॉक जजेस की कंट्रोवर्सी है, इसका मतलब अभी तक PTI बिल्कुल इसके अगेंस्ट कह रही है कि जी आप क्यों इनको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, हायर करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ जजेस ने इनकार भी किया है, रिटायर्ड जजेस ने, जिनको काजी साहब ने कहा जी कि आ जाएं आप सुप्रीम कोर्ट में, हमारा बर्डन जो है वो अनबर्डन करें, बहुत सारे केसेस हैं। तो बेसिकली एडहॉक जजेस की इतनी ज़्यादा, ये इस केस के वर्डिक्ट के बाद जो रिजर्व सीट के फैसला आया और वो फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ गया, तो फौरी तौर पे मतलब एडहॉक जजेस की तरफ जाना सुप्रीम कोर्ट को लेके, तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतनी जल्दी क्या है इस हवाले से। जी जुल्करनैन साहब, समझ तो सारा कुछ आ रहा है,
कि ये जो प्रॉब्लम है ये डॉग जजेस वाला, ये भी उसी खौफ की बात है जो आपने पहले बात की। और ये खौफ किसी पॉलिटिकल लोगों में नहीं, ये काजी साहब का भी खौफ है, ये सिर्फ हुकूमत का खौफ नहीं, काजी साहब का भी है, आपके जो रजीम है उसका भी खौफ है, और असल में ये उन हैंडलर्स का खौफ है कि जिनके इंटरेस्ट जो है, जाती इंटरेस्ट जो है वो स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने निस्बतन एक इंडिपेंडेंट फैसला किया, और मैं ये भी समझती हूँ कि इस फैसले के पीछे एक स्ट्रगल है, उन लोगों की स्ट्रगल है जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उन जमहूरियत पसंद कुव्वतों की जद्दोजहद है, उसमें वकला की स्ट्रगल है कि जिन्होंने बड़ी खामोशी के अंदर अपनी और खौफ और जबर के निजाम के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। अब ये जब अवाम का एक समुंदर है और अवाम की एक जो सोच है उसके आगे तो कोई अदारा नहीं ठहर सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये उस खौफ का मुकाबला करने के लिए रोज आए दिन नई नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और ये अब आइन की प्रोविजंस है, खासतौर पे आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये उसको मिस यूज किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चाहते हैं कि इस वक्त जो सुपीरियर जुडिशरी है, जिनको अपने अंदर से अब खतरा महसूस होने लग गया है, ये कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं। ये कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा के साथियों पर मुश्तमिल हो, ये उस सुप्रीम कोर्ट की तगोदो है जो कि आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के अंदर जो भी जमहूरियत पसंद तंजीमें इस वक्त जो काम कर रही है, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि बी टीम बनी हुई है नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की, इसी तरह पंजाब बार काउंसिल जो कि बी टीम बनी हुई है जिनको लीड कर रहे हैं इनके लॉ मिनिस्टर, उनके अलावा जो पाकिस्तान भर की वकला तंजीमें हैं उनका ये उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की है। वो ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, और इसके ऊपर उन्होंने हर रोज, मतलब कल भी जो प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड। हाँ जी 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 काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफी उन्होंने जी जी बिल्कुल। और यही मौका हमेशा वकला तंजीमों का रहा है कि उन्होंने जब देखा है कि आइन और कानून की बालादस्ती के खिलाफ कोई चीज हो रही है, जो एस्टैब्लिशमेंट जो है मुदाखलत कर रही है, तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हम इसके खिलाफ भरपूर स्ट्रगल भी करेंगे। तो रबिया साहब, क्या बेसिकली इसमें जो है जो रिव्यू गवर्नमेंट ने फाइल किया है अगेंस्ट दिस रिजर्व सीट वर्डिक्ट, तो नया बेंच जो बनेगा तो इसमें एडहॉक जजेस आ सकते हैं? नहीं जी, मैं नहीं समझती, क्योंकि रिव्यू के लिए तो वही बेंच होता है जो जिसने केस सुना होता है। 13 मेंबर बेंच है। हाँ जी जी बिल्कुल जी। और दूसरी बात है जो आज की डेवलपमेंट मुझे नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है अब आज उसने ये स्टेटमेंट आई उस तरह से कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब इन इदारों को भी एहसास हो रहा है कि हम लोग अब इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और ये अब थोड़ा सा बैक फुट पे जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो हैंडलर है सारे निजाम के, उनको बिल्कुल अपने आईनी रोल की तरफ जाना पड़ेगा, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। जी वो तो आपको पता है कि ख्वाहिश तो हो सकती है बहुत सारों की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो इतना आसान नहीं है, आपके सामने ही है। क्योंकि इस साल बहुत पावर स्ट्रगल पाकिस्तान में, पावर स्ट्रगल हम 75 ईयर से देख रहे हैं, और जो पावर जिनके हाथ में है वो कैसे जाने दें उसे। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपसे कहूंगी कि पाकिस्तान में आपने उधर से एक अगर रिप्रेशन देखा है तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी देखी है, तो रेजिस्टेंस तो अब भी हो रही है, बड़े बड़े मुश्किल दौर में हुई है। एक चीज सिर्फ नहीं है मेरे लिए भी बतौर एक्टिविस्ट, और वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इतना एक्सपोज हो चुका है सिस्टम, जो पहले आपको मुकद्दस गाय नजर आती थी, इस वक्त उनके साथ जो सलूक पब्लिक कर रही है, जो नफरत कर रही है, इवन मैं ये कहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर से उनके लिए इतनी नफरत है, तो इस नफरत के आगे निजाम में नहीं ठहरना, और आज या कल देर हो सकती है, लेकिन अब ये इस तरह चलेगा नहीं, इनको सरेंडर करना पड़ेगा अवाम की मंशा के आगे। ये सरेंडर करेंगे, ये आज आप मेरी बात लिख लें, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में जल्दी ये होगा। एक और चीज सिर्फ मैं ऐड करूंगी, आपने देखा कि जिस तरह जुडिशरी के अंदर से एक कॉन्शियसनेस आपको नजर आई है, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को देखा, पिशावर हाईकोर्ट के जजेस को देखा, इस लाहौर हाईकोर्ट के जजेस ने जो रिपोर्ट भेजी मुदाखलत वाले केस के अंदर, तो ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह देखा, तो बोल रहे हैं, तो ओपन बोल रहे हैं, तो और इसी तरह फिर तब्दीली आती है। इंशाल्लाह मैं बड़ी होपफुल हूँ, अब बिल्कुल हम उस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं जब ये जो गंदा निजाम है, जो गैर जमहूरी निजाम है, वो नीज तो नबूद हो जाएगा। रबिया साहब, आखिर पे इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ये जो आपने सारी बातें की इस हवाले से कि जजेस ने जो किया, इसको मरीम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो तो कहती हैं कि जजेस ने अपना ज़मीर बेचा है। इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेगी चीफ मिनिस्टर साहब को?
देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये तो वो लोग हैं, ये भूल गई हैं, ये वो लोग हैं कि जो जजेस की खरीदो फरोख्त, सियासतदानों की खरीदो फरोख्त, छांगा मांगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ये सारे चीजों के ये बानी लोग हैं। तो इनको अफसोस होता है कि जब ये इस किस्म की बातें करते हैं, इतनी ढिठाई के साथ करते हैं। आज ये बाकी लोगों को, हैंडलर्स को तो छोड़ दें, आज ये जाके पब्लिक में खड़ी होकर मुझे बताएं तो मैं फिर इनसे सवाल करूंगी कि इनकी क्या हैसियत है। ये खुद एक पपेट है, और अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा, इनके लिए एक शुगल है सीएम शिप, एक बड़ा संजीदा ओहदा था कि जिसको इन्होंने शुगल बना दिया जी, है। जी। और एक तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अफसोसनाक चीज है, इसका नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम को। बहुत शुक्रिया रबिया साहबा हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ खान साहब ने। रमीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक जी। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का नहीं पता चल रहा, मरी में है और कैंपिंग की हुई है उन्होंने वहाँ पे, और कंट्री के अंदर आपके सामने ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन आया रिज़र्व सीट को लेके, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम रिव्यू में जा रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इवेंचुअली कहा कि जी हमें ये डिसीजन कबूल है, हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं? उनकी पार्टी तो कहती है हर किस्म का डिसीजन जो है वही करते हैं, तो क्या वो सारे हर कोई फाइल लेके मरी में जाता है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को गर्मी लगती है, वैसे ही फेवरेट उनकी डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन जो है मरी का। तो बताएं, मियाँ साहब वाकई पॉलिटिक्स में एक्टिव है या कि रिटायरमेंट ले ली है? और हमें मतलब इनकी पार्टी ऊपर ऊपर से कहती है कि जी कि वो हर डिसीजन वही करते हैं। देखिए रुकन साहब, मेरे ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की पॉलिटिक्स जो है वो शायद जो आज इनको देख रहा हो उसको पेचीदा लगे, लेकिन जो इनको पिछले 5 या 7 सालों से इनकी पॉलिटिक्स को रिव्यू करता रहा हो और डे इन एंड डे आउट देखता रहा हो कि इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं या इनकी जो प्लानिंग है वो क्या रही है, तो मेरे ख्याल उस एक शख्स के लिए, जिस तरह मैं और आप पिछले कई कई सालों से इनकी पॉलिटिक्स को करीब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इस पॉलिटिक्स को समझना कोई खास मुश्किल इसलिए नहीं है बिकॉज वी नो कि ये गुड कॉप बैड कॉप की रूटीन पहले चला रहे थे, और अब बिकॉज चीजें गुड कॉप बैड कॉप से आगे जा चुकी हैं, एक भाई इनका प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, तो इसलिए बैड कॉप खेलने का अभी टाइम नहीं है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मियाँ साहब के करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि अगर आज मियाँ साहब बाहर आ जाएं और वही जो विक्टिम कार्ड मियाँ साहब खेलना चाहते हैं वो खेलना शुरू हो जाएं, तो दैट वुड इन टर्न डेंट हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट जो कि सेंटर में बैठी है। अब टूटी सही फूटी सही, लेकिन बात यह है गवर्नमेंट तो है, अच्छा सही बुरा सही, लेकिन भाई तो है। पंजाब में जो भी है अपनी बेटी की हुकूमत है, तो वो क्यों टेंट करना चाहेंगे? और दूसरी बात यह है कि हमारे मियाँ साहब की ख्वाहिशात बड़ी मासूम ख्वाहिशात हैं, इनको खास बड़ी उनकी ख्वाहिशात कभी भी नहीं रही हैं। जिस तरह इस दौर में उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको इमरान खान जो है वो सीन से बाहर चाहिए, तो अगर उसके लिए थोड़ी देर के लिए उनको स्ट्रैटेजिकली खामोश होना पड़ रहा है, थोड़ी जरा अलूफ पॉलिसी ऑप्ट करनी पड़ रही है, तो उसमें क्या हर्ज है? अगर तो पीछे करने वाले जो है वो कोई इस किस्म के स्टिंग्स पुल करके इमरान खान को सिनेरियो से बाहर निकाल सकते हैं, अब वो डेमोक्रेटिक मीन्स हो, अनडेमोक्रेटिक मीन्स हो, मियाँ साहब थोड़े मासूम है, वो चीज को समझने से कातर है, उनको तो एक रिजल्ट चाहिए। अगर उनको रिजल्ट मिलेगा तो इस तरफ से सब कुछ मिलेगा, क्या है वो आप अपने जितने बिजनेसेस हैं मिलिट्री के उसको आप बाइट करवा लें, क्या वो इंट्रूजन है प्राइवेट जो कॉल्स की इंट्रूजन है वो ले लें, क्या उनकी जो एसीआर ब्यूरोक्रेट की बनती हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके अंदर उनकी जो इंक्लूजन डालने, तो हर चीज मिलेगी। लेकिन भाई एक मासूम ख्वाहिश पूरी कर दो, छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो कि इमरान निकाल दो। और जहां तक बात मियाँ साहब की है कि मियाँ साहब क्यों बिहाइंड द सीन है, तो उसी तनाजुर में अगर आप देखिए कि मियाँ साहब बिल्कुल फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, तो फिर मियाँ साहब के लिए कहने के लिए क्या होगा? दो ही चीजें हो सकती हैं, या वो अपनी हुकूमत को आके एंडोर्स करेंगे या वो अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे। इन आइटम ऑफ द केसेस अगर तो एंडोर्स करते हैं तो फिर मियाँ साहब कल को बातचीत मुकरेंगे कैसे? थोड़ा मुकरना मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि आजकल दौर है सोशल मीडिया का। पहले तो 1990s की पॉलिटिक्स थी, वो कहते थे कि भाई आपको गलती लगी, हमने ये नहीं कहा था, यूं कहा था, फुल स्टॉप नहीं डाला था, कॉमा डाला था। अब तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक सेकंड में क्लिप निकाल के मुंह मारते हैं। तो इस वजह से मियाँ साहब थोड़ी सी जरा कॉन्शियस पॉलिटिक्स लेकर चल रहे हैं। और चूंकि मीडिया मेहरबान है, मतलब आप जैसी इक्का दुक्का वर्सेस हैं जिनको शायद अभी तक नॉर्मल की मजम्मत आपने नहीं की, वरना की होती तो शायद ऐसे सवाल आप भी ना करते। रमेश साहब, ये देखें कि क्या मियाँ साहब जो हैं वो थोड़ा रिफ्लेक्ट नहीं करते सारी चीज़ों के ऊपर, या सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअलाइजेशन नहीं है कि बीइंग सिलेक्टेड और पपेट होना जो है वो इनकी पॉलिटिक्स को कितना ज़्यादा डैमेज कर रहा है? और वीज़ा भी अगर इमरान खान की एग्जांपल देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो जिसे कहते हैं कि गोइंग अप एंड अप एंड अप, और इनका गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन।
तो ये बैठ के मतलब इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते। वो भी पंजाबी का लतीफा है, लेकिन मैं उसका एक मौजूद तर्जुमा करके उर्दू में बता देता हूँ कि एक बंदा जब से पूछता है कि तुम लोग कितने भाई हो, कहते साथ, कहते आप तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। अगर यहाँ सब इतने बदनाम है तो क्या हुआ, अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा भाई। तो भाई ये बातें वो हैं जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर तो अच्छी लगती हैं, ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल वो तो इतने खुले तरीके से हो रहा है, इतने नंगे तरीके से हो रहा है कि अब शायद जो ये पहले एक्टिंग करते थे हुकूमत की, वो शायद एक्टिंग करना भी जरूरी नहीं समझते। अब तो देखिए अजमत फारी ने कह दिया, बेचारे ने दिल्ली में कह दिया कि या तो ये कर नहीं रहे इंटरफेरेंस या ये करना भूल गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो कहते ना सुनाना 3 10 9, तो ये तो पूछ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से क्या भाई आप इंटरफेरेंस भूल गए हो कि या जो जुडिशरी है वो थोड़ी आकल से बाहर हो गई है। तो लड़ाई किसी और डगर पे जा रही है, डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं है, ये अपना शिमला ऊपर रखने की लड़ाई है और अपनी जो स्पेस है उसको कंसोलिडेट करने की लड़ाई है। जुडिशरी की तरफ से भी आप देखें तो अगर आप मुझे पूछिए राइट एंड रॉन्ग तो मैं बोलूंगा सर नहीं, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। इस वक्त की जुडिशरी को आज जो है वो कुछ गलत कहने के लिए कहा जा रहा है, जुडिशरी इसके लिए तैयार नहीं है। यही वो जुडिशरी है जिसको कल इसको स्पेस दे दी जाए तो कल अपनी मर्जी से कुछ गलत कर लेगी। तो क्या इस वक्त जुडिशरी ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, तो 100 हैंड्स ऑन जुडिशरी ठीक है। लेकिन इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप बोले कोई एक इदारा ठीक है तो मैं बोलूंगा सर कोई एक भी इदारा ठीक नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके मौलवी, आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल, सारे के सारे इधर जो है वो ड्रेंच्ड इन करप्शन, वो मॉरल और फाइनेंशियल करप्शन दोनों के अंदर ड्रेंच्ड है। खान साहब ये बताएं कि कल जो मरियम नवाज साहबा का रिडल है, इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि टू अंडरस्टैंड इट रादर। रिडल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आई कि पार्टी ने ये क्यों डिसाइड किया कि अनलीश मरियम नवाज मतलब ऑन द जुडिशरी। देखें जब पहले उन्होंने उमर अता बंदयाल की जुडिशरी को टेक ऑन किया था, सुप्रीम कोर्ट को उनके पोर्ट्रेट लगाए थे, उस वक्त तो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया था उमर अता बंदयाल साहब ने, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब तो सीधा सीधा कल उन्होंने कह दिया कि जी ये जजेस जो हैं रिजर्व सीट के हवाले से वो बात कर रहे थे कि रिजर्व सीट के हवाले से वो बात कर रही थी कि ये इन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं। तो भाई इतनी बड़ी आप बात कर जाएंगे और यू गेट अवे विद इट। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इनको इस मैदान में उतारा गया मरियम नवाज साहबा को। कोई और पार्टी 2-4 और लीडर कर लेते हैं, वो चांस ले लेते। मैं आपकी जो दुविधा है ना इस मुश्किल का हल निकाल देता हूँ। वो हल कुछ यूँ है, अज्यूम कर लेते हैं कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैदान के अंदर, एक पीटीआई और एक पीएमएलएन है, और आजकल के दौर को एग्जाम्पल लेते हुए पीएमएलएन पावर के अंदर है। तो अगर एक आम शख्स पीएमएलएन को गाली निकालेगा तो पीएमएलएन पर पर्चा कराएगी, लेकिन अगर वही आम शख्स पीटीआई को गाली निकालेगा तो पर्चा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो पीएमएलएन की है। तो अब आप जब कहते हैं ना जुडिशरी की कंटेम्प्ट हो रही है, तो फिर आप जुडिशरी को ऑन होल ना देखिए, अब आप जुडिशरी को उस डिवाइस से देखिए जो कि उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, वो गल्फ से देखिए जो उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। जब आप उस प्रिज्म से देखेंगे तो आपको इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि भाईजान ये तो कंटेम्प्ट जो है उस तरफ की हो ही नहीं रही जिस तरफ में नोटिस लेना है, जो तरफ जो है ताकत में है। आई होप बिटवीन द लाइन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि भाई हम जो है हमारे पास ना तो हम इतने अमीर लोग हैं ना हम रेवेंट में रहते हैं कि हम पे कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, हम तो खांसते भी कंटेम्प्ट लगवा लेंगे भाई। और कंटेम्प्ट कहीं और से भी लग सकती है सर। मैं तो पहले मैं आपको पता है सुबह शाम मजम्मत करता हूँ। नहीं तो इसमें मतलब इनको जरूरत क्यों पेश आई, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था। मरियम नवाज साहबा को चीफ मिनिस्टर का उनके पास पोर्टफोलियो है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जर्व करती हैं, और इनके पास पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो वो अनलीश कर सकते थे एट द जुडिशरी, मतलब वो स्ट्रेटजी पुराने वाली ऑप्ट कर लेते हैं। आई एम श्योर आपके भी इर्द गिर्द कोई कजन का कोई भाई का एक ऐसा बेटा होगा जो बहुत लाडला होगा, अब उस बेटे को कुछ समझाता ही नहीं है। शुरू में शरारतें अच्छी लगती थी, फिर थोड़ी सी जरा खतरनाक हुई, अब वो इस हद तक आगे बढ़ चुका हुआ है कि अब उसको कुछ समझाए भी तो समझ नहीं आता। तो मरियम नवाज साहब का वो शरारती मतलब उस तरह से उन्होंने एक्सेसेस किए, मैं शरारती तो नहीं बोलूंगा लेकिन उस तरह से उन्होंने एक्सेसेस किए हैं, अपने पॉलिटिकल एक्सेसेस किए हैं, जिसका भी एक आपने भी हवाला दिया, और एक हवाला नहीं है, इससे पहले मिलिट्री को लेकर जुडिशरी को लेकर बहुत सारी एक्सेसेस कर चुकी हैं मरियम साहबा। तो चूंकि उनको पहले कुछ कहा नहीं गया, बच्चा समझ के जाने दिया गया, खातून समझ के छोड़ दिया गया, बोले था बात पीटीआई की खवातीन आप तो खवातीन है, उनकी सपोर्टर्स वोटर जो है खवातीन है, लेकिन चूंकि नून लीग की खातून जो है उसकी बड़ी इज्जत तकरीम होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बिया के कॉन्स्टिट्यूशन नून लीग पढ़ती है उसके मुताबिक, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। इसलिए अब उन लोगों का जो एक होता है ना वो एक थ्रेश होल्ड कह लें वो बहुत बढ़ चुका हुआ है, और इसलिए मरियम साहब को लगता है कि मैं पीएमएलएन की मेन केडर अब मैं करके बताती हूँ जो ये बाकी नहीं कर सकते।
यही काम है, अगर आप बोलो कि फैसल वाबडा के साथ सही सीधा किया होता है, मुस्तफा कमाल को उन्होंने पकड़ा होता है, ये पहले मरीम नवाज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सीधा किया होता है, उनकी मजाल नहीं थी कि वो इस किस्म की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे देती है। और आप कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नहीं, इन माय व्यू इट्स नॉट ओनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दे आर आल्सो प्रोवोकिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट द जुडिशरी। जुडिशरी वो है जो आपके मुल्क के सारे फैब्रिक को यूनाइट करके रखती है, और ये मरीम नवाज उसके खिलाफ लोगों को प्रोवोक कर रही है। तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो फौरी तौर पे इंस्टेंटली लगनी चाहिए, लेकिन फिर मसला वो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनकी हो रही है जिनकी हो भी जाए तो वो बेचारे इक़्तिदार में नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आगे चल के जुडिशरी और जो है पीएमएल नून की गवर्नमेंट का कन्फ्रंटेशन लेवल आप कहाँ पे देख रहे हैं? मतलब ये बहुत ज्यादा आपको होती नजर आएगी, या कि कहीं पे हम कोई पास देखेंगे, कोई सैनिटी परवेल करते देखेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट? आपने जो इक्वेशन ड्रॉ की है, आई गेट टू रिजॉल्व दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है बिटवीन द जुडिशरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट। नून लीग तो उनका मोड़ है, नून लीग की तरह के और बड़े मोड़ हैं, पीपल्स पार्टी उनका मोड़ है, इस तरह के एमक्यूएम उनका मोड़ है, काफ लीग उनका मोड़ है, इस तरह की और टांगा पार्टियां बेताशक ढूंढती हैं, वो उनकी मोड़े हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बिटवीन जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट बात आगे कहाँ जा रही है, वो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। एड ऑफ जजेस को अगर आप इक्वेशन में रखें, ये जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हमने जुडिशरी को जो है वो कॉर्नर करना है, या उन जजेस को जो कि हमारी लाइन पे नहीं सोचते उनको किस तरह से जुडिशरी के अंदर साइडलाइन करना है और अपने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, उससे अगर आप उस सेंस से और उस व्यू से देखें तो आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ जुडिशरी जिसके मुंह में जुबान हो, जो आंखों देखना जानती हो और जिसका अपना कॉन्शियस हो। उनको एक मुर्दा जुडिशरी चाहिए जिसको वो हाथों में उंगलियों में खिला सके, जिस तरह से उनको मौलवी मिल जाती है। नहीं, तो पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि आगे चल के कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए कन्फ्रंटेशन जो है, अगर आप कोई एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी में देखेंगे तो वो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि देखिए उसके दरमियान जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो पीएमएलएन और पीटीआई आर ओनली बिकमिंग अ पार्टी टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम प्राइमरली ये है कि भाई हमें काम कर लेने दो, हमारे हर काम में ये जो नोक पलक सवारने आ जाते हो, ये नहीं कहने आ जाते हो कि इसके हक में फैसला देना, इसके हक में फैसला देना, उसको 10 साल की सजा दे दो, उसको 7 साल की सजा दे दो, ये हमें मत डिक्टेट करो। और इस डिक्टेशन के अंदर हमें दहशतगर्दी के तो तनाजुरों में हमें ट्रीट ना किया करो, कभी हमारे मीटर काट दो, कभी हमें गैर मुल्क से धमकियां दिलवाओ। और ये सारी बातें मैं कंजम्पशन की बुनियाद पे नहीं कह रही, सारी रिपोर्टेड बातें हैं जो हमारे ऑनरेबल जजेस ने खुद हमें बताई है कि उनके साथ ये सलूक होता रहा है। तो मेरा ख्याल है उस तनाजुर के अंदर देखा जाए तो इसका हल जो है वो कतई तौर पर यह नहीं होगा कि जनाब आप दोनों को बोले कि भाई अपने डोमेन में काम करो। कैटेगोरिकली आई वुड से कि एस्टैब्लिशमेंट में जो जो इन्वॉल्व है, जो जो ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको फांसी लगाना चाहिए। अगर वो इतना उनके जाके खुल चुके हैं कि हमारे जजेस को इस तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से आम शहरी को पुलिस वाला ट्रीट करता है, पीटीआई सपोर्टर्स को पुलिस वाला ट्रीट करते हैं, तो फिर तो हमारे मुल्क का तबाही का हाल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि नाउ इज द टाइम जब आर्टिकल 6 जो है वो उन लोगों पे लगे जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया पिछले 15 साल में। राइट जमीर साहब, वो जिसे कह लें कि ये तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट आपने बता दी, लेकिन एनीवेज वो ये बताते हैं आखिर पे ख्वाजा आसिफ साहब को बड़ा डर लग गया है कि सितंबर अक्टूबर में काजी फैज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो नए जज सुप्रीम कोर्ट के नए जज आ जाएंगे उनकी जगह के ऊपर, और फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली बाय दैट टाइम अगर पिटिशंस आ जाती हैं फरवरी 8 के इलेक्शंस को कि वो मैसिवली रिग्ड थे, उनका रिजल्ट रिग्ड था, इलेक्शन प्रोसेस तो ठीक हुआ है, तो उनको डर है कि पीएमएल नून की गवर्नमेंट शायद कालादम करार दे दी जाए। तो आप ये उनका खौफ कितना फाउंडेड देख रहे हैं? वेल ये खौफ को अगर आप इस तनाजुर में देखिए, वैसे लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो मेरे ख्याल खौफ उनका काफी वैलिड है, क्योंकि ये जो अता कानून में एक आप तो लोग कह रहे हैं कि जनाब एक उसने मतलब एक हवा में फेंकी थी या एक अभी अनडिसाइडेड बात को डिस्क्लोज कर दिया था जब उसने कहा कि जनाब आर्टिकल 6 लगाना है इमरान साहब पे, काफी सूरी साहब पे, और इसके अलावा गालिबन डॉक्टर आरफली साहब पे, प्रेसिडेंट साहब पे, और इसके अलावा वो कह रहे आपको बैन करना है पोलिटिकल पार्टी को। उसके बाद जिस तरह पार्टी मैरी गो राउंड किया है, जिस तरह से पार्टी ने अपने ओपिनियन चेंज किए, उससे ये नजर आ रहा था कि ये अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना आखिरी कार्ड खेलना चाह रही है, लेकिन वो आखिरी कार्ड खेलने के लिए भी उसके पास पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं है, जो कि पॉलिटिकल स्पेस यूजुअली गवर्नमेंट में बैठी पार्टी के पास होती है। एंड बाय दैट आई मीन गवर्नमेंट के पास वो फुल बैकिंग नहीं है बाय पावरफुल सर्कल, जो कि अगर ना हो तो हुकूमत जो है वो इस तरह के काम जो है वो नहीं कर पाती। और उसके अंदर एक और चीज जिसको आप पैटर्न करना पड़ेगा, जिससे शायद आपको हुकूमत की स्पेस ज्यादा डिमेंड करती नजर आए, वो है मौलाना ट्रंप फैक्टर। जो ट्रंप साहब है उनकी जो आना है वो अब पहले तो लोगों की शायद गुमान था कि ट्रंप जो है उससे अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट आने नहीं देगी, इसलिए वो इमरान खान का सारा मुवाजना पीएमएल ट्रंप से किया करती थी। लेकिन अब भाई उनकी किस्मत, जो भी कदम करते हैं वो मुंह को आगे लग जाते हैं, वहां पे भी ट्रंप आने वाला है, वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट आंटी।
तो आई डोंट थिंक, आई हार्डली डाउट कि वो यहाँ पे प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी को सपोर्ट करेगा। एंड सब अपोजिंग पार्टी वुड मीन कि वो खाली अमेरिका अपोज नहीं करेगा, वो फिर अमेरिका में फुल माइट आएगा। वो ये नहीं होगा कि जनाब कांग्रेस एक तरफ खड़ी है और उनकी एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है, IMF एक तरफ खड़ी है, पेंटागन एक तरफ खड़ा है, वो तो सारे सेम पेज पॉलिसी ऑफ करेंगे। तो इस तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है PML के डेज एंड नंबर, हाँ इतने नंबर भी नहीं है कि आप बोलो पिछले 4 या 5 महीने में चले जाएंगे, लेकिन आई थिंक ये अगला 1 साल जो है वो मेरा ख्याल उसके अंदर ही हुकूमत शायद ठहर ना पाए, इसके अंदर अंदर हुकूमत का जो है वो धनसत्ता हो जाए। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो गवर्नमेंट ने, या आप ओवरऑल कह लें पूरे सिस्टम ने, सिर्फ एक बंदे को अनलीश किया है यूनाइटेड स्टेट के ऊपर, और वो ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ ही टेक ऑन कर रहे हैं साहब यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप जो है किस तरह से कंसर्न, और वो भी डीप कंसर्न। मुझे एक बात बताएं कि इंसान माजरत के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, बल्कि कोई माजरत के साथ नहीं, इंतहाई मैं खुले डुले अंदाज में बोल रहा हूँ, कितनी शर्म का मकाम है, कुछ शर्म होती को हया होती है कि ख्वाजा साहब पैलेस्टाइन के इशू को, उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नून लीग की हुकूमत और इनके जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो पैलेस्टाइन के ऊपर पॉलिटिक्स खेलते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि जब भी PTI के लिए कांग्रेस उठाती है आवाज, जब भी उनके व्हाइट हाउस की आवाज आती है PTI के लिए, इनको पैलेस्टाइन याद आ जाता है। इन बेशर्म लोगों को पैलेस्टाइन वैसे क्यों नहीं याद आता? हमारे तो 24 करोड़ की धड़कनों में पैलेस्टाइन है, हम वहां जाके कुछ करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करके हम ईरान के साथ ट्रेड शुरू करते हैं? क्योंकि बाय नॉट ट्रेडिंग विद ईरान वी आर सपोर्टिंग इजराइल। बहुत क्लियर बात है कि जब आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, विच मींस इट्स सो फैक्ट, तो आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तो भाई प्रो इजराइल लॉबी में खड़े हैं, हम माने या ना माने। हमारे प्राइम मिनिस्टर गुमलों मती झाड़ने के लिए स्टेटमेंट दे तो देते हैं, लेकिन वी ऑल नो व्हाट दैट स्टेटमेंट मींस। दैट स्टेटमेंट इज 0 + 0 = 0। हमारा मीनिंगफुल एक्शन क्या है? और अगर हमें पता है कि हमारी औकात क्या है, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर बता चुका कि हम बेकारी हैं बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, तो यार फिर शर्म करो, कम से कम पैलेस्टाइन पे तो ना पॉलिटिक्स करो। उनको तो छोड़ दो, उन लोगों की तो जो बेचारों की जिंदगी में तबाह हुई है, जो जेनोसाइड हुआ है, उनको तो उनको बख्श देना चाहिए। वो बेचारों को दुख है ना, ख्वाजा साहब को बड़ा दुख है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो जब PTI के साथ जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उस पर पाबंदी लगने जा रही है, तो उस पर तो अमेरिका आवाज़ उठाता है, लेकिन जो इसराइल में हो रहा है उस पर वो खामोश है। तो वो ख्वाजा साहब से ये भी तो पूछ लें कि यहाँ पे अगर PTI या कोई और पार्टी अगर करना चाह रही है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसराइल और प्रो फ़लस्तीन करना चाह रही है, तो ये तो उसकी भी इजाज़त नहीं देते। और इनको फ़लस्तीन उसी वक्त याद आता है जब उधर से स्टेटमेंट PTI के हक में आती है। और मैं यहीं पे ये भी आपसे पूछता चलूँ कि जो फिंच की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो मुझे नून लीग के मामला देखने को मिल रहे हैं, या उनका डर है और वो उससे एविडेंट भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, उनको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ना बिठा दिए जाएं 10-12 माह के बाद एज प्राइम मिनिस्टर और हमें घर भेज दिया जाए, तो क्या कहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, इस तरह का इनके साथ सीन होने जा रहा है, इनको ही लगता है। और इनकी गुफ्तगू सुने आपके लीडर्स की। मैंने जो रिपोर्ट जो है बड़ा आई गॉन थ्रू इट, जितना मीडिया पर रिपोर्ट हुआ उसको देखा, डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे हैंड ऑन हार्ट पूछेंगे तो आई वुड नॉट पे मच टू हीड टू इट। आई डोंट थिंक कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझ सकती हैं। क्वाइट ऑनेस्टली अगर मुझे और आपको कोई बोले जो पिछले 5-10 साल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपन क्लोज देख रहा है कि भाई प्रेडिक्ट करें अगले 2 महीने में क्या होना है, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। हम शायद 3-4 प्रेडिक्शन दे सके, लेकिन हम कोई एक बात सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। तो कुछ आप वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की देखा भी नहीं पता कि शायद एस्टैब्लिशमेंट की लेंथ से या पॉलिटिक्स की लेंथ की चीजों को समझने की कोशिश करें, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग विद इन दैट रिपोर्ट जिसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। बाहर के लोग शायद फाइनेंशियल प्रेडिक्शन तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेडिक्शन क्या रहेंगी, कौन सी गवर्नमेंट कितना सर्वाइव करेगी, इसके अंदर देयर आर स्लू ऑफ फैक्टर्स, और कौन सा फैक्टर के सब प्ले आउट कर जाएगा ये तो गैम्बल है। 2-3 तुक्का खेल जाएंगे। और जिस तरह इंडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ गई थी कि जनाब 400 पार हो जाएगा मोदी, पर 400 पार करते करते मोदी की सिंपल मेजोरिटी भी पार होगी। तो इस तरह की प्रेडिक्शन शुड ओनली बी सीन फ्रॉम द प्रिज्म लेंस ऑफ प्रेडिक्शन, दैट्स इट। लेकिन PML नून के रैंक्स में रिपल्स कॉज तो कर गई है। रिपोर्ट उनको लग रहा है कि हमारा टाइम कम है, उसके बाद फिर वही सही प्लान है केयर टेकर सेटअप लाने का। और इवन ख्वाजा साहब कह भी चुके हैं इसमें कि जनाब कई लोग तैयार बैठे हैं केयर टेकर सेटअप में आने के लिए, तो उनका इशारा मोहसिन नकवी एंड कंपनी टाइप के ऊपर ही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक लम्हे के लिए हाइपोथेटिकली हम इस चीज़ पे चले जाएं, इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, फेल हो जाती है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, या इलेक्शन कलदम करार दिए जाते हैं लेटर ऑन, क्योंकि फॉर्म 45 वाला पंडोरा बॉक्स छोटा नहीं है, वो 80 के करीब सीटों का घोटाला है, घपला है, और वो एक्सपोज हुआ तो ये गवर्नमेंट कहाँ जाएगी।
तो ये तो होने से रहा कि जब ये घर में चले गए तो पीटीआई को कोई गवर्नमेंट दे देगा, वो तो उनको नहीं मिलनी, तो केयरटेकर सेटअप ही आना है। तो नून कहाँ खड़ी होगी? नून के लिए ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी डिमोलिश हो गई है बुरी तरह से, जो कि उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। देखिए, मैं अब दो बातें करूंगा मुख्तलिफ। पहले बात करते हैं आपके सवाल की, हमारे पास कोई 1.5 मिनट है, उसमें आपने अच्छा, तो नून लीग की तो पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है कि नून लीग पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में खड़ी है, और आई डोंट थिंक नून लीग के पास कोई खातरखा कमबैक अवेलेबल है। दी ओनली कमबैक दैट पीएमएलएन हैज इज कि उनके लोग जो हैं उनके साथ आप कंधे से खड़े हो, लेकिन चूंकि नून लीग के लोग जो हैं वो ज्यादा अपने इंटरेस्ट को आगे मद्देनजर रखते हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग नून लीग के साथ जुड़ के खड़े होंगे। अदरवाइज पोलिटिकली तो नून लीग के पास सर्वाइवल कोई नहीं है। और जहां तक बात यह है कि हम आप डिक्टेटरशिप की बात करें, तो मेरे ख्याल फुल ऑन डिक्टेटरशिप की रेसिपी के अंदर एक बुनियादी इंक्रीडिएंट पब्लिक सपोर्ट का होता है। पब्लिक सपोर्ट इस वक्त सेटअप के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल में 1.5 मिनट के अंदर हम ट्राइंग टू सबमिट आपका पॉसिबल। तो आई हुकूमत ये इतनी जल्दी डिक्टेटरशिप, और मेरा ख्याल हमें पता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी रिस्पेक्ट जो है वो दैट इज अ टॉट टाइम लो। Right. Thank you, Ramisa, for joining us, or given your valuable input. नाजरीन, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगे। Till then, stay blessed. Allah Hafiz.